तो बच्चों अभी हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, सब कुछ पढ़ लिया। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि पिछला क्या किया था। तो बोल रहे हैं ऑन द रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन कौन देगा? मैंने आपको बताया था कि अगर आपका साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप है जैसे कि CN, अगर वो C टर्मिनल से जुड़ा है तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा, और अगर N टर्मिनल से जुड़ा है तो सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो जब N टर्मिनल से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी इसका आंसर, सोचो जल्दी क्या होगा। देखो मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड मतलब क्या? मिथाइल साइनाइड का मतलब होता है आपका CH3CN। इससे क्या मिलेगा? इसका रिडक्शन करोगे तो NH2 यानी प्राइमरी अमाइन। और नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन से तो हमको लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराने से नहीं मिला था, वो किससे मिला था हमको? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने से। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब अगर ये N टर्मिनल से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो इधर से आपको क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ अमाइन प्रोड्यूसर। चलो क्या पूछ रहे हैं? उस रिएक्शन में आपने कितना Br2 लिया था और कितना NaOH लिया था? तो आपको पता है RCONH2 के साथ हमने Br2 लिया था प्लस 4 NaOH लिया था। उससे हमको क्या मिला था? उससे हमको RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस वाटर मिला था। ऐसा ही कुछ मिला था ना। तो देखो कितना चाहिए हमको? 4 NaOH चाहिए और 1 Br2 चाहिए। तो देखो 4 मोल ऑफ NaOH 2 Br2 गलत, 2 मोल ऑफ NaOH गलत, 4 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ Br2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़िया, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है? इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन, काला कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। देखो अभी हमने अमाइंस बना लिया, अब हम क्या करें? इनकी स्टडी शुरू करते हैं कि कैसे कैसे ये क्या क्या रिएक्शन शो करती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन में सबसे पहले देखो, अमाइंस टेंड्स टू बी गैसेस फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट। और जो है आप जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाओगे वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, ये आपको भी पता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और उससे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो गैस है वो लिक्विड में और जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी ये है, इनकी जो एक है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है मतलब एक फिशी स्मेल होती है। मतलब मैं गंदी नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत लोग फिश भी खाते हैं, तो फिशी स्मेल होती है। मतलब मुझे तो अच्छी नहीं लगेगी लेकिन किसी को अच्छी भी लग सकती है, तो वैसे फिशी टाइप की स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अमाइंस बॉइलिंग पॉइंट आर इंटरमीडिएट ऑफ दोज फॉर अल्कोहल एंड एल्केन ऑफ सिमिलर मोलर मास। अगर आप मोलर मास सिमिलर लो किसका? ROH का, उसके बाद सेम M मोलर मास लो किसी RNH2 का, उसके बाद अगर सेम मोलर मास लो किसका? एल्केन का, R और R का, तो क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। मतलब एल्कोहल से तो कम होगा लेकिन एल्केन से ज्यादा होगा। क्यों होगा? देखो ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ता है। देखो जैसे कि मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा? मेरे को ये इंटरेक्शन तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी मतलब क्या हुआ? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये अलग जाएगा गैस में, ये अलग जाएगा, तो ये इंटरेक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। आ गया समझ में? तो इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। पर देखो यहाँ पे कौन है? सेपरेशन किसका है? OH का सेपरेशन है। यहाँ पे किसका सेपरेशन है? NH का सेपरेशन है। तो आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा कम होगा इस पार्शियल पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, अमाइन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इनके भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप देखो, अब हमने क्या देख लिया, हमने एल्कोहल, अमाइन और एल्केन को कंपेयर कर लिया, लेकिन अब अमाइंस में भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अमाइन कंबाइन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। आप देखो जैसे ये 1 डिग्री है तो ये क्या है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये 3 जगह से क्या कर सकता है, 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, प्लस ये एक लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो आपका जो 1 डिग्री है वो कितने 4 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसी तरीके से आपका 2 डिग्री कितने 3 जगह से कर सकता है, 2 डिग्री कितनी जगह से कर सकता है, 3 जगह से। लेकिन ये वाला अगर टर्शरी में देखो तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एक जगह से तो कर सकता है, अरे भाई करेगा किससे, कुछ प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कौन जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, फिर आपका सेकेंडरी, फिर उसका आएगा प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द वन ऑफ, एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ किसका हाईएस्ट होगा, सिंपल सा आंसर है ए, प्राइमरी का। अब देखो इसमें क्या है, मोस्ट वोलेटाइल, वोलेटाइल कौन होगा मोस्ट। देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले या मोस्ट वोलेटाइल पूछ ले, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो कैसे, वोलेटाइल मतलब जो वेपर बना के जल्दी उड़ेगा, तो मोस्ट वोलेटाइल मतलब क्या कि जो जल्दी वेपर्स बना ले, और जल्दी वेपर्स कौन बनाएगा, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब वही ढूंढना है यहाँ पे। तो देखो ये क्या है, प्राइमरी अमाइन, ये क्या है, टर्शरी अमाइन, ये क्या है, ये तो आपका क्या है, CH3 CH2 CH3, ये तो एल्केन है, और ये क्या है आपका, ये 2 डिग्री अमाइन है। तो देखो अब यहाँ पे वैसे तो आंसर शो हो गया लेकिन होना नहीं चाहिए, पर आपको पता है कि अगर ये अमाइंस है और ये एल्केन है तो एल्केन का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अमाइंस टेंड्स टू बी वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल क्यों है वाटर सॉल्युबल, वही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये क्या है, N R R और R, यहाँ पे अगर मान लो आप RR की जगह हाइड्रोजन लगा दो या R भी लगा दो तो भी स्टिल ये क्या है, एक लोन पेयर है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये जो इंटरेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से ये अमाइंस क्या होती हैं, आपकी वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब क्या होता है, एक चीज समझो कि जो वाटर सॉल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। कब डिक्रीज हो जाती है, अगर मान लो आप सबसे पहली चीज तो ये जो नाइट्रोजन पे R ग्रुप लगे हैं, ये R ग्रुप की अगर चेन इंक्रीज हो जाए, देखो चेन इंक्रीज हो गई तो आपको पता है कार्बन 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 वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दो, मतलब कि जैसे आपने RN मतलब ये अमोनिया मतलब लेके अमाइन है 1 डिग्री, ठीक है, अगर आपने इसको क्या कर दिया 2 डिग्री, आपने हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा दिया, अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दोगे तो भी क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस इन वाटर विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। अगर आप हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ा दोगे तो मोलर मास तो बढ़ेगा ही, तो बताओ सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट होगा। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अमाइन की क्या होती हैं। पहला देखो बेसिक कैरेक्टर, अमाइंस जो है वो बेसिक होती है। अब देखो बेस के लिए हमने 10th तक तो पढ़ा है कि भाई OH आयन होना चाहिए, पर इसमें तो कोई OH आयन नहीं है, फिर ये क्यों बेसिक है, क्योंकि हमको पता है क्यों बेसिक है, लोन पेयर की वजह से। कौन सा बेस है ये, लुईस बेस, वो स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और एक सॉल्ट बना लेगा, और आपको पता है अगर कुछ सॉल्ट बन रहा है तो मतलब ये स्पीसीज कैसी है, बेसिक है। अगर एसिड के साथ सॉल्ट बना रही है मतलब ये कैसी है, बेसिक है। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक सॉल्ट भी बना सकते हो और एलिफेटिक सॉल्ट भी बना सकते हो। अब देखो अब क्या होगा, अगर मान लो ये जो अमाइन इसको हमने वाटर में डाला तो क्या हुआ, RNH2H2,
ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा इस तरीके का, फिर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट हो गया अपॉन में रिएक्टेंट। अब देखो अगर आप इस वाटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर अगर आप वाटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb। तो देखो जितना Kb ज्यादा होगा मतलब जितना डिसोसिएशन ज्यादा होगा मतलब जितना ये इस साइड में ज्यादा जाएगा वो क्या होगा उतना बेसिक होगा। तो अगर Kb ज्यादा है तो आपका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा। पर अगर मैं इसका माइनस लॉग ले लूं, माइनस लॉग Kb क्या होता है Pkb, मतलब अगर यहाँ पे इस केस में अगर तुम्हारा K बढ़ेगा तो माइनस में वैल्यू अगर बढ़ रही है मतलब क्या हो रही है कम हो रही है, तो इसका मतलब Pkb कम होगा। तो अगर आपका Pkb अगर आपका इंक्रीज होगा, अगर Kb इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, Pkb इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा। समझ गए, बढ़िया। नेक्स्ट देखो अब हमको कंपैरिजन करना है इसमें से, तो क्या होगा ये RNH2 है, अमोनिया है, ये आपका एनिलीन है और यहाँ पे आपके R कुछ भी हो सकता है, ये इस RNH2 में CH3CO। आपको पता है कि भाई ये जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन R हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो ये प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा तो ये लोन पेयर जो है वो कूद कूद के डोनेशन के लिए जाएगा, तो ये क्या होगा आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। इधर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो था वो ही रहेगा। अब देखो इसका क्या हो रहा है, इसके साथ दुर्घटना हो रही है। क्या हो रहा है, इसका जो लोन पेयर है ना वो कॉन्जुगेशन में चला गया, इसका लोन पेयर कहाँ चला गया कॉन्जुगेशन में चला गया। और जब कॉन्जुगेशन में चला गया तो मैं जब इसके पास लोन पेयर लेने जाऊंगी तो वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं होगा, वो तो कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से तो हमारे एल्काइल अमाइन के बाद अमोनिया, उसके बाद कौन आते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, पर जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। देखो अगर इससे हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। हम ये कह सकते हैं एरोमेटिक अमाइंस जो है वो वीकर बेस है देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब लेकिन देखो अब क्या है, अगर आप एल्केन अमाइन के साथ अमोनिया का कंपैरिजन करो तो क्या होगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो प्लस आर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कुछ इफेक्ट नहीं है। पर अगर आप गैसियस फेज में देखोगे तो गैसियस फेज में तो ऑर्डर वही आएगा, क्या होना चाहिए। देखो टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों टर्शरी सबसे ज्यादा, क्योंकि भाई यहाँ पे आर ग्रुप प्लस आर मतलब आर ग्रुप जो है वो प्लस आई लगा रहा है, तीन प्लस आई लगा रहा है। इसमें प्लस आई कितना है 2 और इसमें प्लस आई कितना है 1 और इसमें प्लस आई 0 है, तो गैसियस फेज में आपका ये ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, पर अगर हम एक्वस फेज की बात करें तो देखो एक्वस फेज में क्या होता है, एक्वस फेज में आपका ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करने लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं, और ये नाइट्रोजन भी जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। तो देखो अब क्या होगा, अगर आपका 1 डिग्री है तो 4 जगह से करेगा, 2 डिग्री है 3 जगह से करेगा, ये जो है वो 1 जगह से करेगा। तो देखो इसमें आपका एक्वस फेज में जो ऑर्डर आएगा ये थोड़ा एबनॉर्मल ऑर्डर आता है। क्या होता है, प्राइमरी अमाइंस जो है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद किसकी होगी सेकेंडरी की, फिर टर्शरी, फिर NH3। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। NH3 पीछे चला जाएगा, ये क्या करेगा 3 जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ये इधर से डोनेट करेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी एक्वस फेज में प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो लेकिन है ना कुछ स्टेरिक इफेक्ट भी आता है। स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट में तुम्हारा जो प्राइमरी अमाइन है RNH2, यहाँ पे ये जो है ये रिपल्शन करने लगते हैं और इनकी वजह से क्या हो जाता है आपकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। समझ गए, तो आपको दोनों फेज में याद रखना है। गैसेस फेज में क्या होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर अमोनिया, लेकिन अगर आपको कोई एक्वस फेज दे दे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, और जब इन सबको हम कंपेयर सबको सारे इफेक्ट एक साथ लगा लेते हैं तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनता है 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद NH3। ये आपका क्या बनता है ओवरऑल ऑर्डर। तो ये इससे क्वेश्चन आया था JEE में, तो आपको ध्यान रखना है ये कैसा है आपका ओवरऑल ऑर्डर है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपका ओवरऑल ऑर्डर है। अगर आपसे फेज मेंशन नहीं है तो क्या करोगे, ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। कौन सी बेसिक स्ट्रेंथ सबकी कम होगी? अभी देखो कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हमको क्या लगाना है, 2 डिग्री को सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, फिर अमोनिया। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सबसे ज्यादा मतलब सी सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर 1 डिग्री मतलब बी, उसके बाद फिर हाँ, फिर उसके बाद देखो ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, तो ये तो एलिफेटिक हो गए, तो ये दोनों तो ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक तो अमोनिया से भी कम होता है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, अमोनिया, फिर आ जाएगा आपका एरोमेटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो अब हम पढ़ते हैं एल्काइलेशन। तो ये एल्काइलेशन प्रोसेस हमने पहले ही पढ़ रखी है। क्या है आपको पता ही है, अमाइन है 1 डिग्री अमाइन क्या कर सकता है, ये एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करके 2 डिग्री बना सकता है, 2 डिग्री रिएक्ट करके 3 डिग्री बना सकता है, 3 डिग्री रिएक्ट करके क्वाटरनरी सॉल्ट बना सकता है। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है, समझ में याद आ रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हमने पढ़ रखा है, अमाइन बन जाता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी मिक्सचर मिलता है, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एसाइलेशन। तो देखो एल्काइलेशन मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप से को ऐड करना, एसाइलेशन मतलब होता है एसाइल ग्रुप को ऐड करना, मतलब COCH3। अगर आप इस ग्रुप को ऐड करोगे तो आपने कौन सा ग्रुप ऐड किया, एसाइल ग्रुप। आगे समझ में, तो ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। तो कुछ नहीं, वही अमोनिया लेना है, एसाइल के साथ रिएक्शन कराना है, यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा एन एल्काइलेटेड इथाइल अमाइन। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसको इससे जोड़ना है, Cl को बाहर करना है, यही मिल जाएगा आपको। तो ये अमाइड मिल जाएगा। देखो ये CO है, Cl बाहर होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको एल्काइल अगर आपकी अमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगी तो 1 डिग्री 2 डिग्री बना लेगी, 2 डिग्री 3 डिग्री बना लेगी, 3 डिग्री 4 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेगी। ठीक है, पर अगर वो असाइल के साथ रिएक्शन करती है, असाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, अमाइड बना लेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये NH है और यहाँ से CO मिल जाएगा, अमाइड बना लेगी। इसी तरीके से आपका अगर ये डाई इथाइल अमाइन रिएक्शन करेगी तो NN डाई इथाइल अमाइड बना लेगी। मतलब कुल मिला के अगर आप असाइलेशन करोगे तो आपको अमाइड मिलेगा, एल्काइलेशन करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स मिलेगा। क्लियर है। देखो अब पढ़ते हैं हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन। हमने असाइलेशन तक पढ़ लिया है, असाइलेशन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है वो सुनो। सबसे पहले तो क्या है प्राइमरी अमाइंस, ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमाइंस देगा, पहली चीज। दूसरा आपको लेना है क्लोरोफॉर्म, उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मिलेगा क्या आपका आइसोसाइनाइड। देखो साइनाइड मतलब Cn, लेकिन आइसोसाइनाइड मतलब क्या, N टर्मिनल से जुड़ा होगा। तो देखो आप क्या लो, प्राइमरी अमाइन लो RNH2 प्लस आपको क्या लेना है CHCl3 प्लस आपको क्या लेना है KOH। तो ये क्या देगा आपको, देखो आप यहाँ पे देखो R, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये हट जाएंगे और इससे कौन जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन। तो इस तरीके से नाइट्रोजन से कौन जुड़ जाएगा, कार्बन, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखो KCl प्लस वाटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो हम 3 KOH ले लें। जब हमने 3 KOH लिए तो यहाँ पे क्या 3 KCl मिल गया, 3 KCl। अब देखो मिक्स थोड़ा देख लो, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे 3, 2 5 और 1 6, उधर 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दो। अब सब बैलेंस है, देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्लोरीन क्लोरीन सब बैलेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि केवल प्राइमरी देगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देंगे बस, और कोई नहीं देगा ये रिएक्शन। तो इसको हम है ना टेस्ट भी बोलते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो देखो नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। जब HNO2 अगर आपका अमाइन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो आपका है ना डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। देखो इस तरीके का जो सॉल्ट होता है इसको हम बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। मतलब कि यहाँ से देखो ये R है NH2 प्लस HNO2
ठीक है। ये कैसे बना, HNO2 आपका इन दोनों के मिक्सचर से बना, NO3 प्लस HCl। तो देखो ये क्या करेगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। अगर आपने मतलब एलिफेटिक अमाइन लिया है तो आपको क्या मिलेगा, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट, डाइएजो क्यों बोल रहे हैं, देखो नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं पर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, ओके। यहाँ से आपको ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर बाहर निकलेगा। अब लेकिन फिर अगर हम इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे अगर देखो हम इस रिएक्शन को करने की कोशिश करें तो क्या होगा, हाँ देखो RNH2 प्लस HNO2, देखो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, RN2, ठीक है। ये नाइट्रोजन यहाँ से मिल जाएगा और ये आपका RN2। अब नाइट्रोजन डाइएजोनियम है तो एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हम HCl से क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो ये पॉजिटिव और Cl माइनस, तो ये वाला जो सॉल्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड्स में बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये है ना, हम एक बार और पढ़ेंगे जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसको देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो सल्फोनाइल ग्रुप मतलब क्या, SO2Cl, ये आपका क्या है, सल्फोनाइल ग्रुप। अब इसका ना एराइल फॉर्म लेना है, मतलब इसके साथ आपको एक एरोमेटिक रिंग लगानी है। इसमें अगर आप क्या करो, इसकी अगर आप अमाइन से रिएक्शन कराओ प्राइमरी अमाइन के साथ तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन के साथ आप इसको करवाओगे तो हम यहाँ से HCl निकाल देंगे और आपको N एल्काइलेटेड बेंजीन सल्फोनामाइड मिल जाएगा। देखो कैसे, N एल्काइलेटेड बेंजीन सल्फोनामाइड, अमाइड क्या होता है, CONH अपना अमाइड होता है, लेकिन अगर आप इसके साथ ये सल्फोनिक ग्रुप है तो ये सल्फोनामाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, इसको हम हाइजेनबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, किसको, हाइजेनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं हम एराइल सल्फोनाइल या फिर बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को डिफरेंशिएट करता है। कैसे डिफरेंशिएट करता है, मतलब देखो इसके बाद ये जो सॉल्ट बना आपने देखा ये बन गया। अब क्या है, यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन के साथ एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा बेस में। बेस में सॉल्युबल होने का मतलब क्या, एसिड जो है वो आपका बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। क्लियर है, सही है, इतना समझ में आता है हमको। तो इस तरीके से ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपकी अगर सेकेंडरी अमाइन हुई तो देखो ये जो सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो तो HCl बनाने में निकल गया। अब जब वो HCl बनाने में निकल गया तो इस नाइट्रोजन पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा क्या, नहीं बचा। तो इस केस में देखो अब ये वाला जो है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा एल्कलाइन में, मतलब ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं वैसे भी करना भी नहीं चाहिए, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो। पर उस वाला का एडक्ट क्या होगा, ये एडक्ट बनाया ना हमने, एडक्ट मतलब एक एडिशन प्रोडक्ट, तो ये एडक्ट क्या करेगा, एल्कलाई यानी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, पर जो 2 डिग्री अमाइन होगा उसका एडक्ट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम जैसे यही चीजें इसमें थ्योरी में लिखी है और जो टर्शियरी है वो आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि HCl निकालने के लिए एक नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन चाहिए जो कि है ही नहीं, तो टर्शियरी रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि जैसे आपकी जो ये किसमें दिखाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ये आपकी कौन दिखाएगा, सबसे पहले तो ये एरोमेटिक अमाइंस दिखाएंगे, एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। ये तो क्या दिखाएगा, एरोमेटिक अमाइंस, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखो ये इस तरीके का है NH2, ये इस तरीके का है। अब आपको पता है ये क्या लगाता है, प्लस M लगाता है, प्लस M लगाता है तो इसका प्लस M, इसकी जो डेंसिटी है वो किस पे, ऑर्थो पे और पैरा पे एक्टिव होगी। तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे शो करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये देखो ब्रोमीन लेके आए, ब्रोमीन क्या करेगा, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है जब हम HNO2 प्लस H2SO3 इसका जब मिक्सचर लेते हैं,
तो क्या होता है, यहाँ से ये जो है वो प्रोटॉन का सोर्स हो जाता है, और जब ये प्रोटॉन का सोर्स हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रोफाइल यानी यहाँ से क्या मिलता है हमको, NO2 मिलता है ना, तो ये NO2 H2SO4 ये NO2 जो है वो क्या करता है, रिएक्शन करने के पहले ही ये जो आपका एनिलीन है ना, जैसे ये वाला NH2, ये क्या होता है, ये यहाँ से प्रोटोनेट हो जाता है। जब ये प्रोटोनेट हो गया समझो, तो ये क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। अब जब ये NH3 पॉजिटिव बन गया तो मुझे बताओ क्या इस बेंजीन रिंग पे प्लस M इफेक्ट लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। क्लियर है ना, बेंजीन रिंग पे प्लस M तो नहीं लगाएगा, इतना तो हमको समझ में आ गया। तो जब प्लस M नहीं लगाएगा तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था कि हमको ऑर्थो और पैरा वाला मेजर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें आपको मेटा वाला मिलता है 47%। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अगर आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर से HNO2 प्लस H2SO4 से, तो क्या होता है वहां पे आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है सेकेंड मेजर। फर्स्ट आपको पैरा मिलता है, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो वाला माइनर मिलता है। देखो नेक्स्ट, अगर आप सल्फोनेशन करो तो देखो सल्फोनेशन में हमारा वही पैरा प्रोडक्ट आपको मेजर मिलता है। पहले क्या होता है, ये यहाँ से सेम एडक्ट बना लेगा, मतलब NH3 प्लस, और फिर उसका काउंटर आयन, फिर जब आप हीट करोगे तो ये वाला ग्रुप कहाँ हो जाता है, पैरा पे चला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो थोड़ी रिएक्शंस है ना, वो थोड़ी अलग अलग सी मतलब है। नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए वैसा नहीं होता है, कुछ और ही होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे, एक तो कार्बाइल अमीन में ध्यान रखना है कि वो केवल प्राइमरी देता है। दूसरा, अगर एराइल सल्फोनाइल के साथ रिएक्शन कराओगे आप, एराइल सल्फोनाइल के साथ, इसको हाइजेनबर्ग भी बोलते हैं, तो क्या होता है, प्राइमरी जो है वो आपका एडक्ट देता है और अल्कलाई में सोल्यूबल होता है। सेकेंडरी एडक्ट तो देता है लेकिन अल्कलाई में सोल्यूबल नहीं होता। टर्शरी जो है ना तो वो एडक्ट बनाता है और सोल्यूबल की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नॉर्मल अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो वो आपको ऑर्थो और पैरा मेजर देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ जैसे आपने ये लेके आ गए, सल्फोनेशन करा दिया या आपने नाइट्रेशन कराया, तो नाइट्रेशन के केस में क्या होगा, वो एनिलीन पहले ही प्रोटोनेट हो जाएगा और वो प्लस M नहीं लगा पाएगा, तो इस वजह से आपको मेटा मेजर मिलने लगेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको पैरा प्रोडक्ट ही मिलता है। ठीक है, और जो आपकी एनिलीन है वो है ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए नहीं जाती, ना एल्काइलेशन ना एसाइलेशन। क्यों नहीं जाती, क्योंकि देखो आपको पता है कि NH2 है, एक क्या है, लुईस बेस है ना, लुईस बेस है। और अगर आपको पता है उसमें हम क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट में लेते हैं ना, तो ये क्या है, ये एक लुईस एसिड है। तो यहाँ पे पहले ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब वो जो एल्काइलेशन या एसाइलेशन की रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में जो चीज मैंने बोली है, अच्छा ये है आपका डाईएजोनियम सॉल्ट। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड शुरू हो गया है जो कि है डाईएजोनियम सॉल्ट। तो देखो डाईएजोनियम सॉल्ट का स्केलेटन कुछ इस तरीके से होता है, RN2X, जहाँ पे R क्या हो सकता है आपका, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, सॉरी कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, लेकिन एल्काइल का उतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए एराइल का ही बनाते हैं हम जनरली। देखो एराइल ग्रुप होगा, और X क्या हो सकता है आपका, कुछ भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, कुछ भी। तो अगर हम देखेंगे तो है ना, इनका सफिक्स डाईएजोनियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, वो डिपेंड करता है कि हमने एनायन क्या लिया है। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, जैसे कि उनके क्लोरीन पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, C6H5N2Cl इज नेम्ड एज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। देखो क्योंकि C6H5 को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, है ना, उसके बाद N2 है तो डाईएजा, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाईएजोनियम क्लोराइड। अब जैसे देखो इसका अगर मिक्सचर लेना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाईएजोनियम, यहाँ तक तो बेंजीन डाईएजोनियम, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी हेडिंग नहीं डाली है, इसको डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब कुछ इसी की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी है हमको। तो देखो
कैसे कैसे होगा, देखो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस आर हाईली अनस्टेबल एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, मतलब वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया कि वो बनाती तो है लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए उनके ज्यादा स्टडी नहीं करते, एरोमेटिक का ज्यादा स्टडी करते हैं। एरोमेटिक का ज्यादा स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से ये ऐसा बन जाएगा ना डाइएजोनियम वाला, अगर ये पॉजिटिव है, सुनो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन हो गई, तो ये क्या करेगा, इधर से इसको कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, इसको कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा। पर एलिफेटिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, एलिफेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये एलिफेटिक उतने स्टेबल नहीं होते, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पहले ही देख रखी है, ये अभी हमने वहां पे पढ़ी कि NaNO2 HCl के साथ हम रिएक्शन करके डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या होते हैं, कलरलेस होता है, ठीक है, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब बहुत मुश्किल से वाटर सॉल्युबल होता है, उसके बाद है ना ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, अगर आप पानी गर्म कर दो तो थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, मतलब कैसा, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये इस तरीके का, ये वाला जो है ना ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अभी ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो जैसे RN2X है, तो अगर आप इसमें है ना क्या कर सकते हैं हम, जैसे इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लो जैसे कि ये है N2, मतलब इसकी मैं सिर्फ ट्रिक बता देती हूँ आपको कैसे करना है, X, तो आप यहाँ से ये नाइट्रोजन को उड़ा दो और इस X को डायरेक्ट लाके बेंजीन पे लगा दो, देखो यही किया है, जैसे ArN2X है तो CuCl और HCl, ये एक नेम रिएक्शन भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर, तो अगर आपकी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे CuCl और HCl की रिएक्शन होगी तो आपका बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो HCl था वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इसमें आप CuBr लो तो ये Br जुड़ जाएगा, Cn लो तो Cn जुड़ जाएगा, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। जहां भी आपको कॉपर के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिख जाए तो सोच लेना वो सैंडमेयर रिएक्शन है, और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है एनायन, उस एनायन को आप डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है इसमें, वही चीज है। अब देखो अगर आप है ना ये लोगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और अगर इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्या था नाम था इसका, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हीट कर दो, अगर इसको हीट कर दिया तो नाइट्रोजन उड़ जाएगी, नाइट्रोजन के साथ आपको पता है BF3 भी उड़ जाएगा, और ये जो फ्लोरीन है वो किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम आयोडाइड आयन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये है, इसको आप Ki के साथ रिएक्शन करो तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और ये आयोडीन किस पे आके जुड़ जाएगी, आपकी बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगी। तो देखो ये जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, किसके लिए, आपको अगर बेंजीन के ऊपर हेलाइड लगाना है, जैसे फ्लोरोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को हम इस मेथड से बनाते हैं, उसका सॉल्ट बना लेते हैं और उसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ से आप फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है। और देखो ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। देखो अब अगर आपको हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट करना है, क्या करना है, मतलब ये ग्रुप पूरा हटा के, ये ग्रुप जो लगा है इस पूरे ग्रुप को हटा के आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो आप एसिड ले लो, ठीक है। एसिड से ये रिएक्शन हो जाएगी H3PO4, ये H3PO2, ये एसिड ले लो, ये एसिड H+ देगा, बाकी सबको लेके चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इथेनॉल के साथ भी ये रिएक्शन को करवा सकते हो। अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो आप क्या करो, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करा दो, ठीक है, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करा दो, आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, है ना। अल्कोहलिक ग्रुप चाहिए, यहाँ पे ArPH क्या होता है हमारे पास, फिनॉल, तो आपको डायरेक्ट फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब क्या है, NO2 ग्रुप को भी रिप्लेस कर सकते हैं, देखो कैसे, ये मिल गया आपको,
इसकी रिएक्शन आप NaNO2 से करा दो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप NaNO2 से करा दोगे तो आपको NO2 मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो कुछ कपलिंग रिएक्शन भी होती है। अगर मान लो इसकी रिएक्शन आप फिनॉल से करवा दो, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन आप फिनॉल से करवा दो तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पे आपको ये क्या मिल जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन पैरा हाइड्रोक्सी, देखो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना। अब ये क्या करती है, ऑरेंज कलर की डाई फॉर्म करती है। डाई मतलब जो कलरिंग एजेंट होते हैं उनको डाई बोलते हैं। देखो अगर आपने वहां पे फिनॉल लिया तो आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज डाई मिलेगी, पर अगर आप एनिलीन ले लो तो आपको येलो डाई मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये कपलिंग रिएक्शन। दोनों डाई नाम आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन से कलर की डाई मिलेगी, तो एनिलीन लोगे तो कौन से कलर की मिलेगी, येलो कलर की, और अगर फिनॉल लोगे तो ऑरेंज कलर की, ठीक है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस वही कि हम है ना फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो, उसमें कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है। हम फ्लोरोबेंजीन इन सबको मतलब इन सबका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं बेंजीन के ऊपर डायजोनियम सॉल्ट से इजीली, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सॉल्ट, ये सॉल्ट इजी था, इससे क्वेश्चन आया तो ये डाई वाई से ही क्वेश्चन आएगा। आपको याद रखना है कलर इसका। और अभी हम इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। अभी इसके कुछ प्रीवियस ईयर अगर मुझे मिलते हैं तो मैं लेकर आऊंगी, ठीक है, बोर्ड के। फिर नहीं तो कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और करना नहीं बस हो गया हो गया? अभी।